हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में भौतिक विज्ञान के प्रकाश चैप्टर पर कारण अभिकथन संबंधित महत्वपूर्ण एनसीईआरटी आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पहले क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है, वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है, यह उसके परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। तो क्या वक्रता केंद्र जो होते हैं दर्पण का भाग नहीं है, यह उसके परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। तो बिल्कुल सही है कि जो वक्रता केंद्र होता है दर्पण का भाग नहीं होता है, बल्कि जो पृष्ठ होता है परावर्तक पृष्ठ उसके बाहर ये स्थित होता है। कारण दिया हुआ है तर्क, एक गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है क्या होता है, गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र जो का एक केंद्र होता है, बिल्कुल सही है। और ये दोनों जो है एक्सप्रेशन भी कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि जो तर्क दिया हुआ है कारण वो अभिकथन का रीजन बता रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य है। आर जो है ए की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस परावर्तित हो जाती है। तो बिल्कुल सही है, जो अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र है, केंद्र से जो गुजरने वाली जो किरण होती है परावर्तन के बाद उसी पथ में क्या हो जाती है, वापस परावर्तित हो जाती है। आपतित किरणें परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब के अनुदिश दर्पण पर पड़ती है। ये भी बिल्कुल सही है। आपतित किरणें जो होती है परावर्तक पृष्ठ के अभिलंब के अनुदिश ही दर्पण पर पड़ती है। तो दोनों सत्य है और एक्सप्लेनेशन भी सत्य है, सही है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। अभिकथन दिया हुआ है, प्रकाश सभी माध्यमों में एक ही दिशा में नहीं चलता है। प्रकाश जो है सभी माध्यमों में कहते हैं एक ही दिशा में नहीं चलता है बोला गया है, तो सत्य है। तर्क दिया हुआ है कारण, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो क्या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो बिल्कुल प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। तो ये कथन जो कारण दिया है क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए सत्य है और आर जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है। क्या सत्य है, निर्गत किरण जो है आपतित किरण की दिशा के समांतर होती है? तो बिल्कुल सही होता है। कारण दिया है, आयताकार कांच की पट्टी के विपरीत समांतर फलकों वायु कांच अंतरपृष्ठ और कांच वायु अंतरपृष्ठ पर प्रकाश किरण के मुड़ने की सीमा समान और विपरीत होती है। तो बिल्कुल सही है कि जो आयताकार कांच होता है इसकी पट्टी पर विपरीत समांतर फलकों पर प्रकाश किरण के मुड़ने की सीमा समान और विपरीत होती है। तो ये भी सत्य है और एक्सप्लेनेशन भी सही दे रहा है, उसका कारण बता रहा है, निर्गत किरण आपतित किरण की दिशा के समांतर क्यों है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करती प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है और अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गति करते समय इसकी गति बढ़ जाती है और यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो क्या यह सत्य दिया हुआ है जो अभिकथन है?
तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर गति करती प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है और विलंब से दूर मुड़ जाती है नहीं, बल्कि अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर आ जाती है। मान लो कि ये विरल माध्यम है और ये जो है सघन माध्यम है, और यहाँ से एक प्रकाश किरण आई तो इसको सीधे जाने की बजाय क्या हो जाता है, ये इधर की ओर झुक जाती है, यानी कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जस्ट इसके अपोजिट, जब कोई भी प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या हो जाती है, ये जो अभिलंब है उससे दूर हट जाती है इधर की ओर। तो जस्ट अपोजिट दिया हुआ है। तो विरल माध्यम में प्रकाश की गति सघन माध्यम की तुलना में अधिक होती है, तो ये सत्य है। विरल माध्यम में प्रकाश की गति जो है सघन माध्यम की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए जो है असत्य है और जो आर है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन दिया है, सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण जो है अवतल गोलाकार होते हैं। सर्च लाइट में प्रयुक्त दर्पण अवतल गोलाकार होते हैं, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है। जो सर्च लाइट होता है उसमें प्रयुक्त जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण गोलाकार होता है। कारण दिया हुआ है, अवतल गोलाकार दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो जो अवतल दर्पण होता है उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी नहीं बनता है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ए जो है सत्य है और आर जो है असत्य है। जनरली अगर हम बात करें सामान्यतः, तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक ही बनता है। सातवां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में अधिक तीव्र गति से गमन करता है। क्या सत्य है कि प्रकाश जो होता है वायु की अपेक्षा कांच में अधिक तीव्र गति से गमन करता है? तो बिल्कुल गलत कथन दिया हुआ है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है या फिर गति जो होती है वो विरल माध्यम यानी कि वायु में अधिक होती है, बल्कि ठोस माध्यम की अपेक्षा यानी कि कांच की अपेक्षा। आर दिया हुआ है कथन कारण, कांच वायु से अधिक सघन होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो कांच होता है यानी कि ये ठोस होता है और वायु से क्या होता है, अधिक सघन होता है, यानी कि वायु विरल माध्यम है और कांच जो है वो सघन माध्यम है। तो ये बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन डी ए असत्य है और आर जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन दिया है, पीछे से यातायात का अवलोकन करने के लिए चालक उत्तल दर्पण होता है, यानी कि जो गाड़ी होती है, जो मिरर होता है, जैसे कि बाइक हो गया या फिर कोई भी वाहन हो गया, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। उत्तल दर्पण का दृश्य क्षेत्र समतल दर्पण की तुलना में बहुत बड़ा होता है। तो ये भी सत्य है। जो उत्तल दर्पण का जो दृश्य क्षेत्र होता है समतल दर्पण की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। तो दोनों जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, जो दर्पण सूत्र होता है उसको समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है। समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण है। तो ये भी सही है, जो समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण होता है। दोनों सत्य हैं, यानी कि इसका रीजन दे रहा है। दर्पण सूत्र को समतल दर्पण पर लागू किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि समतल दर्पण अनंत फोकस दूरी का एक गोलाकार दर्पण होता है। तो दोनों सत्य है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन, आभासी प्रतिबिंब को आंख से देखना संभव नहीं है। आभासी प्रतिबिंब है उसको आंख से देखना संभव नहीं है, क्या यह सत्य है? ये बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब है कैसे पता चलेगा, जब हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो क्या होता है, ये
असत्य कथन है, क्योंकि हम आभासी प्रतिबिंब को देख सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब से निकलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में प्रतिबिंब से निकलती नहीं है, तो ये सत्य है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? डी, ए असत्य है और लेकिन आर सत्य है। आभासी प्रतिबिंब को आंख से देखना संभव है, लेकिन कथन कारण जो है आभासी प्रतिबिंब से निकलती हुई प्रतीत होने वाली किरणें वास्तव में प्रतिबिंब से निकलती नहीं है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, अभिकथन। जब वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करती है तो समतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करता है। क्या ये सत्य कथन है? तो बिल्कुल असत्य कथन, क्योंकि जब वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है समतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब भी क्या होता है? 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ही गति करेगा, यानी कि बराबर गति करेगा। यदि सापेक्षता के आधार पर दिया होता, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष पर दिया हुआ रहता, तो जो कथन है वह सही हो जाता है, किंतु यहाँ सापेक्षता के आधार पर नहीं बताया गया है कि वस्तु 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वस्तु के सापेक्ष 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है बोला जाता, तब ये कथन जो है वो सही हो जाता। मान लो यहाँ एक दर्पण है और यहाँ वस्तु रखी गई है और इसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बन रहा है यहाँ पर, यानी कि इसकी जो गति है 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से है और इसकी जो गति है दर्पण के हिसाब से 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, किंतु इन दोनों के सापेक्ष बोला जाता तो 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता, जो कि कथन में ऐसा नहीं दिया हुआ है। कारण दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर होता है जितना दूर वस्तु के सामने होता है, तो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन डी, ए असत्य है और आर जो है सत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक मानी जाती है, तो बिल्कुल सही है। किसी वस्तु की जो ऊंचाई है हमेशा धनात्मक मानी जाती है। कारण है, किसी वस्तु को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में रखा जाता है। किसी वस्तु को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में रखा जाता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो कथन दिया हुआ है किसी वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होती है, तो ये तो सत्य है, और जो कारण दिया है किसी वस्तु को सदैव मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो ये भी सत्य है। और क्यों रखा जाता है ये इसका रीजन बता रहा है, तो क्या सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। अभिकथन। अवतल दर्पणों का उपयोग मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है, तो क्या अवतल दर्पण का उपयोग जो है मेकअप दर्पण के रूप में किया जाता है? बिल्कुल सत्य है। जब चेहरा अवतल दर्पण के फोकस में रखा जाता है तो अवतल दर्पण में चेहरे का छोटा प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या ये भी सत्य है कि जो अवतल दर्पण होता है उसमें चेहरे का जो प्रतिबिंब है छोटा दिखाई देता है? तो ये असत्य है, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए जो है सत्य है, आर जो असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती। बिल्कुल सही है, अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि अपवर्तनांक जो है क्या है? दो समान राशियों का अनुपात होता है, यानी कि स्नेल के नियम के अनुसार क्या कहता है? साइन आई बटे साइन आर होता है। तो दो राशियां हैं जो अनुपात में है। कारण दिया हुआ है अपवर्तनांक दो समान राशियों का अनुपात है, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक्सप्लेनेशन सही दे रहे हैं, क्यों अपवर्तनांक की कोई इकाई क्यों नहीं है? अपवर्तनांक जो है दो समान राशियों का अनुपात होता है इसलिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, रिपीट हो गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण के लिए U, V और F को जोड़ने वाला सूत्र वस्तु की सभी स्थितियों के लिए, सभी गोलीय दर्पणों के लिए, सभी स्थितियों में मान्य होता है। तो क्या ये सत्य है?
बिल्कुल सत्य है, क्योंकि गोलीय दर्पण के लिए U हो गया, वस्तु का प्रतिबिंब के बारे में बता रहा है, V है वस्तु ऑब्जेक्ट के लिए है, और ये प्रतिबिंब के लिए, और ये इसकी फोकस के लिए बताया गया। तो जोड़ने वाला जो सूत्र होता है सभी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए, सभी गोलीय दर्पणों के लिए, सभी स्थितियों में क्या होता है, मान्य होता है। तो बिल्कुल सत्य कथन है। परावर्तन के नियम समतल सतहों के लिए पूर्णतः मान्य होते हैं। तो परावर्तन के नियम समतल सतहों के लिए पूर्णतः मान्य होते हैं, तो बिल्कुल गलत कथन है। क्यों? समतल दर्पण में परावर्तन के नियम जो है, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के मान बराबर होता है, पूरी तरह से लागू होते हैं। लेकिन जो गोलाकार या फिर वक्र सतहों पर क्या होता है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं, लेकिन सतह की जो वक्रता के कारण परावर्तन का कोण जो है वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। यानी कि गोलीय जो सतह होते हैं, यानी कि गोलीय जो दर्पण होते हैं, उसमें वक्रता के कारण क्या हो जाता है, परावर्तन कोण का मान जो है बदल जाता है। लेकिन जो समतल दर्पण होते हैं उसमें परावर्तन कोण और आपतन कोण दोनों का जो मान होता है वो बराबर होता है। तो ये जो है कारण असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर जो है वो असत्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन है। अभिकथन दिया है, एक व्यक्ति अवतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह दर्पण के वक्रता केंद्र से परे खड़ा ना हो। तो क्या कथन सही दिया हुआ है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक व्यक्ति अवतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब तब तक नहीं देख सकता जब तक कि वह दर्पण के वक्रता केंद्र से परे खड़ा ना हो। कारण दिया है, अवतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होता है। सही है। जो अवतल दर्पण होता है इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो कारण दिया हुआ है वो कैसा है? बशर्ते बताया गया है कि वस्तु उसके फोकस से पूरे स्थित हो, यानी कि फोकस पर स्थित हो। तो ये गलत कारण बताया गया है, क्योंकि अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक तो होता है, लेकिन वास्तविक कब होगा? जब वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो ही प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बड़ा होगा। यदि वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर सी, बी हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। इसमें कहा गया है बशर्ते कि वस्तु उसके फोकस से परे स्थित हो, यानी कि फोकस पर नहीं बोला गया है बल्कि फोकस से परे, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस से परे हो बोला गया है। तो ये भी सत्य हो जाएगा। अगर फोकस पर बोला जाता तो गलत कथन हो जाता, लेकिन यहाँ पर फोकस से परे स्थित हो, तो ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। लेकिन इसका जो व्याख्या है वो सही प्रदर्शित नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो क्या आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? बिल्कुल सत्य है कि जो आभासी प्रतिबिंब जो है वो सीधा ही बनता है। कारण दिया है, आभासी प्रतिबिंब केवल अपसारी लेंसों द्वारा बनते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब जो है वो अभिसारी लेंस के द्वारा बनता है और अपसारी लेंस के द्वारा भी बनता है। तो दोनों के द्वारा बनता है। अब जो आभासी प्रतिबिंब होता है केवल अपसारी के लिए नहीं बनता है, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें।